हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है प्रोडी जेई पे। और मैं हूं आपका अपना अनु गुप्ता। आई क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15-16 सालों से मैं जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इस टाइम में मैं हजारों बच्चों का डॉक्टर्स या आईटीएंस बनने का सपना पूरा करने में अपना योगदान दे चुका हूं। ये काम मैंने किया है कोटा और न्यू दिल्ली के कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के ऊपर की पोजिशन पे काम करते हुए। और इस दौरान मैं बहुत सारे अच्छे और बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, जिनमें से कई लोगों ने टॉप 100 में रैंक्स भी फोड़ी। और इस दौरान फ़ायदा मुझे ये मिला कि उनके साथ इंटरेक्शन में मेरा भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हुआ, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा। क्वेश्चंस को छोटे से छोटे तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये मैंने सीखा, और उसी चीज़ को मैं आज तक बच्चों के साथ शेयर करता हुआ आ रहा हूँ। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है कि आप लोग भी मेरे उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, अगली बात ये है कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली करना ये है कि ये linktr.ee/अनुभव गुप्ता पे जाना है। ये वाला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक यही वाला है। वहां से आप जाओगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। पहला लिंक जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, दूसरा इसी वाले चैनल का, दूसरा है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो इन दोनों जगहों से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे कई सारे टीचर्स हैं, कई सारे बच्चे आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और अगर कुछ नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर आप कभी सब लोग स्टक हो जाते हैं तो फिजिक्स के मामले में मैं तो हुई से ही हेल्प करने के लिए। बाकी वैसे मैथ्स, केमिस्ट्री और बायो के भी टीचर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये एक चैनल है और साथ में ये लिंक्डइन प्रोफाइल है। अगर आपको जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है मेरा, उसको अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा इस तरीके से खुल जाएगा। कब किस डेट को कौन सी क्लास हो चुकी है या होने वाली है, और उसकी लिंक्स। ठीक है, मतलब आपको यूट्यूब पे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे सामने लिंक्स हैं, आप उनको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज जो सेशन है वो है टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हम लोग दो पार्ट्स में टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। फ्रिक्शन के अंदर टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स, डब्बा, डब्बे पे डब्बा, उस पर भी कभी कभी एक और डब्बा, और जब इनके बीच में खासकर स्टैटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए ये समझना कि फोर्स किधर लग रही है, जा कहाँ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है भी कि नहीं है। और ये जो कन्फ्यूजन्स हैं इन सबको दूर करने का बिल्कुल कोई रामबाण इलाज बताओ। कई बार बच्चे मुझसे ये कह चुके हैं या वो बोलते रहते हैं कि सर ये इसका कुछ ऐसा बता दो कि सर इससे हमारा सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। तो ठीक है साहब, लीजिए आपके लिए। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा हो तो, क्योंकि ऐसे चैनल्स आते रहते हैं, ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को पढ़ते टाइम हम लोग दो तरीके से बात करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम्हें ना शुरू में थोड़ा सा बोर हो गए। क्यों? क्योंकि मैं सीधे ट्रिक नहीं बताऊंगा, वो मुझे पसंद नहीं है। हालांकि मैं आपको पहले पूरा तरीका बताऊंगा कैसे नॉर्मली सॉल्व करना होता है। ठीक है, पूरा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी महान आदमी ने नीचे ना चैट सेक्शन में लिख दिया कि ना द ट्रिक स्टार्ट्स एट इतने सेकंड्स या इतने मिनट्स। ठीक है, फिर सारे बच्चे वहां ढूंढ के टिक, हाँ तो आप बस ट्रिक बताओ। ठीक है, वो भी बता दूंगा, वो खास बात नहीं है, लेकिन तुम्हें असली फायदा तभी होगा जब तुम पूरा जानोगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला सवाल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से उठाते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है, ये जो है ये एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, इस स्मूथ सरफेस के ऊपर एक रखा है 10 किलो का डब्बा और उसके ऊपर रखा है एक 5 किलो का डब्बा। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में जो म्यू है वो दे रखा है 0.5। मेरे ख्याल से इन दोनों की शक्ल देख के आप एफबीडी तो बना ही सकते हो। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है मैकेनिक्स का कोई भी सवाल होगा पहला काम क्या होता है, एफबीडी बनाइए, खुद जान जाइए। एफबीडी बनाएंगे तो क्या नजर आएगा, ठीक है, एफबीडी बनाओगे तो आपको ये नजर आएगा कि मान लो कि ये रहा अपना ये 5 किलो वाला डब्बा। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो एक तो ये हो गया 5 kg का डब्बा। अरे बनेगा नहीं क्या, और एक उसके नीचे आ गया मान लो ये 10 kg का डब्बा। अब 5 kg का डब्बा जो है उसके और ऊपर है 10 kg का डब्बा, तो यहां पे हो गया 5, ये हो गया 10, और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं सारी फोर्सेस लिख दे जरा एक बार। तो एक लग जाएगी यहां पे, लग जाएगी नीचे की तरफ 10G mg, और यहां लग जाएगी 5G। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो जमीन से यहां से नॉर्मल लगेगा लेट्स से N1, और इन दोनों के बीच में अगर नॉर्मल N है तो ये ऊपर लग गया N और वहां ऊपर से नीचे लग गया N। अब सवाल ये आता है कि फ्रिक्शन का क्या करना है, सर फ्रिक्शन कितना लगेगा। अच्छा, एक 30 न्यूटन की फोर्स बाहर से भी तो लग रही थी,
तो एक वो 30 न्यूटन की फोर्स यहां भी लग गई। अगर मैंने डब्बे के ऊपर 30 न्यूटन की फोर्स लगा दी है तो उसके बारे में बातचीत हो रही है। अब मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। देखो अगर चलो अभी थोड़ी देर के लिए अगर मैं 30 न्यूटन की फोर्स को भूल जाता हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं 30 न्यूटन की फोर्स को भूल जाता हूँ, तो जब मैं 30 न्यूटन की फोर्स को भूल जाऊंगा तो यहाँ पे और क्या क्या फोर्स नजर आएंगी, ये नजर आएंगी। अब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि पहले तो मुझे बताओ यहाँ बीच में नॉर्मल कितना है। तो अगर मैंने यहाँ बीच में नॉर्मल निकालने की कोशिश करी तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही होगी। नॉर्मल की जो वैल्यू आ रही होगी ऊपर वो आ जाएगी 50 न्यूटन। और अगर मैं यहीं पे बात करूं कि सर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू नॉर्मल होता है। म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है, नॉर्मल की वैल्यू अभी अभी 50 न्यूटन आई है, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं प्यार से बोलता हूं फ्रिक्शन की औकात। तो इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन की औकात है 25 न्यूटन। ठीक है, यहीं लिख देता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन 25 न्यूटन है। यहां इन दोनों के बीच फ्रिक्शन पता नहीं कितना है। ठीक है, सॉरी, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन 0 है ही सही। अब ये तो औकात है फ्रिक्शन की, इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन 25 न्यूटन ही लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा ये एक अलग सवाल है। तो वो कैसे पता करेंगे हम लोग, तो भाई जितना रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से लगेगा। अभी अगर ये नॉर्मली रखे हुए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहां पे एक 30 न्यूटन की फोर्स और लगा दी, जैसे ही मैंने यहां पे एक 30 न्यूटन की फोर्स लगाई और आपके दिल में घंटी बजी कि सर ये 30 न्यूटन 25 से ज्यादा होगा, इसका मतलब तो पक्का सर स्लिपिंग होगी, पक्का। वाकई देखते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, बनता है एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बना चुका हूं आधे पौने, बस एक फ्रिक्शन और ये फोर्स ही तो बची है, इनको भी लगा ही देता हूं। पहली बात तो ये है कि अगर इस पे फोर्स आगे लगेगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये होती है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है। जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही होती है तब तो भाई एक डब्बा, एक सरफेस है, उसके ऊपर दूसरा डब्बा रखा हुआ है। अब ये डब्बा अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, और पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में समझ में नहीं आता कभी कभी। अब यार डब्बे में डब्बा रखा हुआ है, पता नहीं फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, तो हमेशा उसका एक सिंपल तरीका है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस और भी होते हैं ना, जैसे साइकिल है, आपने देखा होगा ना, इस तरीके के सवाल आते हैं कि एक साइकिल का मतलब एक साइकिल है, एक बच्चा है पैडल करता हुआ जा रहा है, तो बताओ आगे वाले पहिए फ्रिक्शन किधर है, पीछे वाले पहिए फ्रिक्शन किधर है। या फिर कोई आपसे ये पूछे कि अगर एक इंक्लाइन पे कोई डब्बा रोल होता हुआ जा रहा है या एक सिलेंडर रोल होता हुआ जा रहा है, तो उस पर कहाँ फ्रिक्शन कितना है। तो ये जो सवाल आते हैं, इनको सब सवालों को सॉल्व करने का एक ही मंत्र है, मार्जिन में लिख के रख लो। वो मंत्र क्या है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, जब फ्रिक्शन वापस आएगा तो उसे अपोज, उस जो हो रहा था उसको अपोज करेगा। ठीक है, पूरा मंत्र ध्यान से सुनना। क्या, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, जब फ्रिक्शन वापस आएगा तो जो हो रहा था उसको अपोज करेगा। ठीक है, जैसे अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता कि 30 न्यूटन की फोर्स लगती, यहां फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो नीचे वाला डब्बा रखा रह जाता और ऊपर वाला डब्बा सरक जाता। इसका मतलब ऊपर वाला डब्बा नीचे वाले डब्बे के रिलेटिव आगे जा रहा होगा, यानी कि उस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि ये डब्बा उससे कहेगा अरे कहां जा रहे, रुको तो सही, तो ये उसे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ तो ऊपर वाले को भी आता है, नीचे वाले ने ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगाया है तो ऊपर वाला नीचे वाले पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा। बन गया एफबीडी। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बातें करते हैं। लेट मी जस्ट अज्यूम कि दोनों की एक्सेलरेशंस अलग अलग हैं। मान लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ a1 है और इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ a2 है, तो इक्वेशंस क्या आएंगी, इक्वेशंस बना सकते हैं क्या। इक्वेशंस में हम लोग ये लिख सकते हैं, ऊपर वाली की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी अच्छा एक मिनट, आगे वाली 30 न्यूटन वाली फोर्स तो दिखाई नहीं मैंने, ये जो 30 न्यूटन ओरिजिनल लग रही थी वो नहीं दिखाई थी, तो ये 30 न्यूटन भी लग गए भाई साहब। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो इक्वेशन में आएगा 30 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 30 माइनस एफ इज इक्वल टू मास कितना है, मास कितना है 5 इंटू a1। और नीचे वाले में देखेंगे तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, नीचे वाले केस में आएगा f इज इक्वल टू 10a2। अब दिक्कत यह है इक्वेशन है 3 और इक्वेशन है 2 और वेरिएबल्स है 3, a1 a2 और f। इसमें तो मैथ्स के पिताजी भी आ जाए तो भी सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने के लिए यहां पे हमें थोड़ा सा मारना पड़ेगा। देखो लॉजिक खत्म हो गया, अब इसको सॉल्व लॉजिकली नहीं कर सकते हम। अब हमें यहां पे थोड़ा सा बदतमीजी उतरना पड़ेगा, हमें लगाने पड़ेंगे तुक्के। ठीक है, पहला तुक्का ये है कि मान लो देयर इज नो स्लिपिंग,
ठीक है, ये जनरल तरीका बता रहा हूं, हमेशा इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका हो गया कि चलो मान लो स्लिपिंग हो रही है, भाई दोनों में से एक ही तो केस हो सकता है, या तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे डब्बे, या तो यहाँ स्लिपिंग होगी, नीचे तो स्लिपिंग होगी क्योंकि नीचे फ्रिक्शन ही नहीं है, पर इन दोनों के बीच में या तो स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब A1 की वैल्यू A2 के बराबर है और उसी को A मान लेते हैं। और दूसरी बात, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा ही सही। अगर A1 A2 बराबर हो गए तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि A1 और A2 दोनों A बन गए, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ऐड किया 30 = 15 है, तो जब इसको ऐड करोगे तो जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी 30 = 15A, तो A की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो भाई साहब एक इक्वेशन तो आ गया, एक सोल्यूशन तो आ गया, पॉसिबल सोल्यूशन। अगर स्लिपिंग हो रही है ये मानते तो उसका मतलब क्या होता, अगर स्लिपिंग हो रही है ये मानते तो A1 की वैल्यू A2 के बराबर नहीं आती, पर स्लिपिंग हो रही है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व है मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू डेफिनेटली 25 न्यूटन होगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन सीधे सीधे म्यू एन होता है, तो F की वैल्यू आई गई। जैसे ही F 25 आ गया, A1 और A2 दोनों इंडिविजुअली निकाले जा सकते हैं। A1 और A2 की वैल्यूज क्या क्या आएंगी जल्दी से बता दो मुझे यहां पर देख के। F को 25 डाला, 30 - 25 इज 5, 5/5 इज 1, तो A1 आ गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और F की वैल्यू क्या है 25, 25/10 यानी कि A2 आ गया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये वाली बात लिखी और खट से क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि अरे वाह, ये एक और हमारे पास एक प्रोबेबल सोल्यूशन मिल गया। पर बात ये है कि दोनों में से कोई एक ही चीज तो सही होगी, दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती ना, कि सर स्लिपिंग हो भी रही है पर नहीं भी हो रही है। तो इन दोनों में से पक्का कोई एक सही है और दूसरा गलत है। और चेक कैसे करेंगे, ठीक है, इनफैक्ट आपका पता नहीं पर मुझे यहां पे नजर आ रहा है कि ये वाला पक्का गलत है। क्यों गलत है, देखो ध्यान से, आंसर को ही देख लो, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो, वैसे ये नहीं है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ये आंसर यही आता है इसको सॉल्व करके, पर ये पक्का गलत है क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है। गलती कैसे पता चल रही है भाई, ऊपर वाले की एक्सेलरेशन, ऊपर वाले को खींचा, ऊपर वाले की एक्सेलरेशन कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे वाला जिसको नहीं खींचा था उसकी एक्सेलरेशन आ रही है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी अविश्वसनीय बात है ये, मतलब विचित्र है बात है ना ये, कि एक टेबल है नीचे या एक बड़ा डब्बा रखा है, उसके ऊपर एक छोटा डब्बा रखा है, हमने छोटे डब्बे को खींचा, छोटा डब्बा तो बेचारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है और नीचे वाला डब्बा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भागा चला जा रहा है, कि मतलब नीचे वाला डब्बा था उसके ऊपर से किसी ने इस वाला डब्बे को खींचा, नीचे वाला कह रहा है नहीं पहले मुझे लो, पहले मुझे, अरे तू कहां आ रहा है भाई, खींचा तो ऊपर वाले का था, तू कहां भागा चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि ये वाला जो केस है एक्चुअली ये गलत है, सही ये वाला केस है। पर अब सवाल यहां पे लॉजिकल ये आता है कि सर अगर एक सवाल आ जाए हमारे सामने एग्जाम के अंदर, तो क्या हमें ये दोनों केस कर करके देखने पड़ेंगे? क्या लगता है तुमको? क्या मैं तुमसे कभी ये सजेस्ट करूंगा कि नहीं बेटा पूरा करना? अरे नहीं यार, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, यहां से होती है ट्रिक स्टार्ट। देखो सिंपल सी बात है, इसी क्वेश्चन में दोबारा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो एफबीडी तो देखो तुमको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन लिखो या नहीं लिखो या वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एफबीडी तुमको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा वो समझना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल केस मैंने लिया हुआ है जहां पे सिर्फ एक फोर्स है। आज ही हम यही इसी सेशन में 2-3 और क्वेश्चंस भी ऐसे करेंगे जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, और उसमें आप मुझे बताएंगे कि कैसे, मतलब तुम अटेम्प्ट करोगे और फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे अगर मैंने एक बार फिर से मान लिया कि ये स्मूथ सरफेस है, डेटा में चेंज नहीं कर रहा, वही स्मूथ सरफेस, वही 10 किलो का डब्बा, वही 5 किलो का डब्बा, वही फ्रिक्शन इन दोनों के बीच का 0.5 और नीचे वाला स्मूथ। इस चीज के साथ कोई छेड़खानी नहीं है आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस के अंदर। ये चीज अभी भी स्मूथ है, ठीक है, और ये चीज अभी भी 0.5 ही है, म्यू की वैल्यू अभी भी 0.5 ही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो अभी भी यहां पर 25 न्यूटन ही आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना, अच्छा इसमें भी वही 30 न्यूटन की फोर्स लगा दी, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम पिछला वाला क्वेश्चन, बस अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको जल्दी से सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने मान लो ऊपर वाला डब्बा लिया, फिर एक नीचे वाला डब्बा लिया, ऊपर वाले डब्बे पे 30 न्यूटन फोर्स इधर लग गई, नीचे वाले डब्बे पे नहीं लगी। फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन तो देखो दिखाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इधर आ गया, ये वाला फ्रिक्शन आगे चला गया। मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं है।
अगर मान लो कि मैंने एक्सेलरेशन अलग अलग मानी हुई हैं, इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ a1 है और इसकी एक्सेलरेशन a2 है, ये लिखने की वैसे जरूरत है नहीं। मुद्दे की बात, पहला अजम्पशन हम लेते ही ये है कि देयर इज नो स्लिपिंग। पहला अजम्पशन नो स्लिपिंग वाला ही लिया जाएगा, वहीं से आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ जाएगा। इसको करने के दो रीजंस हैं। पहला रीजन नो स्लिपिंग को लेने का ये है कि ये बहुत, इससे क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा रीजन ये है कि इसको चेक बहुत आसानी से किया जा सकता है बिना दूसरा वाला केस निकाले कि ये सही है कि नहीं है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, a1 इज इक्वल टू a2। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक डब्बा माना जा सकता है। याद करो ये वाली बात तुमको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में शुरू में बताई गई थी कि अगर सारे सिस्टम की एक्सेलरेशन सेम है तो सबको आप एक बड़ा बॉक्स मान सकते हो। तो बेसिकली ये 15 किलो का डब्बा हो गया, 30 न्यूटन की फोर्स हो गई, 30 न्यूटन की फोर्स 15 किलो का डब्बा, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मुझे एक बात तो पता चल गई, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है। अब इसके बाद क्या करना है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों में से किसी भी एक के लिए F इक्वल टू ma लिख के फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो बस। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, यहां देखें तो यहां भी क्वेश्चन आएगी 30 माइनस F इज इक्वल टू 5 इंटू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर सिंपली F इज इक्वल टू 10a। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर 20 न्यूटन आ गई। इसका मतलब यह है कि 20 न्यूटन का फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है इन दोनों को साथ साथ चलाने के लिए। सवाल यह है कि अवेलेबल कितना है। विश्वसनीय सूत्रों से हमको पहले से पता है कि अवेलेबल फ्रिक्शन 25 न्यूटन है, तो जितना अवेलेबल है हमें उससे कम चाहिए। तो यह बात बिल्कुल बढ़िया है और यहां पे हम लोग हमारा काम बिल्कुल शानदार तरीके से चल जाएगा और इसी को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया सॉल्व, बस यही आंसर है। हमें सिर्फ ये चेक करना था कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन अवेलेबल फ्रिक्शन से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हां तो सही है, नहीं होता तो तब भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। अगर ये F की वैल्यू मान लो 45 न्यूटन आ जाती सॉल्व करते करते कि इन दोनों को साथ चलाने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 45 न्यूटन है, मान लो ऐसा आता, तो इसका, और जबकि औकात से 25 न्यूटन है फ्रिक्शन की, इसका मतलब कि फ्रिक्शन इन दोनों को साथ में रोक के रखने में नाकामयाब होता, फिसल जाता ऊपर वाला। उस केस में हम सीधी सी बात है फ्रिक्शन पे 25 यहां पे लगा के और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक सवाल और करते हैं, अगला जो क्वेश्चन किया तरीका समझ में आ गया, मैं एक बार और रिवाइज करा दूं। कोई भी क्वेश्चन आएगा कैसे करोगे, अभी खैर वैसे भी हमको अभी 3 क्वेश्चन और करने हैं इसके बाद 4। ठीक है, तो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। पहला तरीका क्या है, पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये अज्यूम करना है कि पहला तो क्या FBD बना के फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको बस ढूंढना है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो जब फ्रिक्शन वापस आएगा तो जो हो रहा था उसको अपोज करेगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है फ्रिक्शन हमेशा उसको अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहला काम FBD बनाओ, खुद जान जाओ। दूसरा काम नो स्लिपिंग कंसिडर कर लो। ठीक है, तीसरा स्टेप फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो। ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लो, और अगर वो छोटा है अवेलेबल से तो जो आपका आंसर आ गया वो ठीक है, और अगर बड़ा है तो उस केस में फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन को बराबर डाल के सॉल्व कर दो। ठीक है, ये बेसिकली मोटी मोटी 3-4 स्टेप्स हैं। ठीक है, एक सवाल करते हैं, जैसे मान लीजिए, अरे ये पहले से लिखा हुआ, एक सेकंड, हाँ, अगर मान लो ये 45 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, अगर 45 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात ये है कि अगर यहाँ पे 45 न्यूटन की फोर्स लग रही है, FBD हम फिर से बनाएंगे, खुद जान जाएंगे। यहाँ पे ऊपर वाले डब्बे पे ये 5 किलो केजी का डब्बा है, नीचे वाला 10 केजी का डब्बा है, इस पे लग रही है 45 न्यूटन की फोर्स। फ्रिक्शन देखना पड़ेगा, देखना क्या, ऊपर वाला आगे जाता तो फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा और इस पे आगे लगेगा। ठीक है, 45 उस पे फ्रिक्शन पीछे, इस पे फ्रिक्शन आगे। जैसे ही ये लगा, पहला असम्पशन हमारा क्या है कि दोनों साथ जा रहे हैं, तो ये टोटल मिला के 15 किलो का डब्बा हो गया, जिसमें 45 न्यूटन की फोर्स है, तो एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। दोनों को साथ साथ चलना है क्योंकि जमीन से तो वैसे भी कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब किसी एक का FBD बनाइए, खुद जान जाइए, इसका बना लो, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन 3 है, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन, जो कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जबकि फ्रिक्शन की औकात जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 25 न्यूटन ही है।
अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सिर्फ 25 न्यूटन है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब इस फ्रिक्शन के औकात के बाहर की बात है, इन डब्बों को रोक के रखना। इसका मतलब फ्रिक्शन हर जगह पे 25 न्यूटन ही लग रहा होगा, और अगर फ्रिक्शन हर जगह पे 25 न्यूटन ही लग रहा है, इस बात का मतलब क्या होगा कि भाई 45 माइनस 25, यानी कि अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो आ जाएगी 45 माइनस 25 अपॉन 5, यानी वो आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके लिए देखा जाएगा तो 25/10 यानी कि 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो दीज आर दी करेक्ट आंसर्स। इस केस में स्लिपिंग होगी, ठीक है। ये नो स्लिपिंग वाली जो कंडीशन है वो गलत हो गई, क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन नो स्लिपिंग के लिए 30 न्यूटन आ रहा था, जो कि औकात से 25 न्यूटन की औकात से ज्यादा है। सारी बातें समझ में आ गई यहां तक की, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला सवाल ये है कि ये नीचे 10 ऊपर 5 किलो वाले पे 45 न्यूटन की फोर्स लगाई है, 10 किलो वाले पे एक 60 न्यूटन की फोर्स और लगा दी उधर अपोजिट डायरेक्शन में। अब बताओ क्या होगा? तो पहला काम क्या है? फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना, ठीक है। उसके लिए हम ये करेंगे कि भाई अगर मैंने दोनों का एफबीडी बनाया अलग अलग, ये 5 किलो का डब्बा और नीचे 10 किलो का डब्बा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बताना जरा क्या होता? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऊपर वाला उधर जाता, नीचे वाला इधर जाता। तो जो इधर जा रहा है वो ऊपर वाले को बोलेगा मेरे साथ चलना, तो यानी कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा एफ, और ऊपर वाला उधर जा रहा था तो वो इस वाले से कहेगा तू मेरे साथ चल, तो इससे फ्रिक्शन इधर लग गया, ठीक है। और जो फोर्सेज हैं वो तो खैर लगी रही हैं, वो वाली तो लिख ही देते हैं हम लोग फोर्सेज। एक यहाँ पे 45 न्यूटन की फोर्स है और यहाँ पे 16 न्यूटन की फोर्स है। अब पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था एफबीडी बनाना, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था पूरे सिस्टम को एक डब्बा मान लो, 15 किलो का डब्बा हो गया। नेट फोर्स क्या है? 60 माइनस 15, 15 न्यूटन की फोर्स है। 15 न्यूटन की फोर्स, 15 किलो का डब्बा, यानी कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ये बात समझ में आती है क्या? और अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक काम करो, दोनों में से किसी भी एक का एफबीडी बना के और इक्वेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो बस। तो यहां पे हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन उधर 1 आ रही है ना, इधर 1 आ रही है, तो मैंने आपको हमेशा बताया एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को हम लोग हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, यानी कि F माइनस 45 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो आ गई 50 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन की औकात है इतनी? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, चाहे इससे भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। यहां पे इक्वेशन क्या आती? 60 माइनस एफ इज इक्वल टू 10 इंटू 1। यहां पे भी एफ की वैल्यू 50 न्यूटन से आएगी। फ्रिक्शन तो खैर ऑब्वियसली बराबर ही आएगा दोनों केस में, चाहे उधर से लाओ या इधर से लाओ। अब बात यहां पर यह है कि फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 50 न्यूटन आ गई, क्या ये औकात के अंदर है, औकात के बाहर है? भाई हमें पहले से पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 25 न्यूटन है ही सही। अगर ये 25 न्यूटन से ज्यादा आ रहा है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन दोनों को साथ में चलने के लिए, इसका मतलब यह है कि हमारा अजम्पशन कि ये दोनों साथ जाएंगे गलत है। और इसका मतलब ये दोनों अलग अलग जाएंगे तो फ्रिक्शन, तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमेशा ही 25 न्यूटन फिक्स होगी। अगर म्यू अगर दोनों के लिए सेम दे रखे हैं तो म्यू के इंटू नॉर्मल हो जाएगा, वो म्यू दोनों सेम ही है, म्यू एस और म्यू के, तो यानी कि 25 ही आ जाएगा। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं उधर 25 इधर 45। तो अगर सही बायने में निकाला जाए तो अब एक्सेलरेशन कितनी आएगी? इसके लिए अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, इसके लिए सॉल्व करते हैं यहां पर, तो वो आ जाएगा 45 माइनस एफ, एफ कितना है 25 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 45 माइनस 25 20/5, ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार फिर, और नीचे वाले को देखेंगे तो क्या होगा? इस पे 60 उधर है और 25 इधर है, तो नीचे वाले की जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 60 माइनस 25 अपॉन 10। तो 60 माइनस 25 हो गया 35, और ये आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगी राइट वर्ड्स और वो आ रही है लेफ्ट वर्ड्स। उल्टा बोल दिया, मतलब ये आएगी लेफ्ट वर्ड्स, वो आ रही है राइट वर्ड्स। समझ में आ गई ये वाली बात? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को, बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। एक बात है, बस शुरू में एक बार ये अजम्पशन लेना होता है कि स्लिपिंग हो रही है, ठीक है। स्लिपिंग अगर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है बस फ्रिक्शन निकालो। फ्रिक्शन अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है वाकई, तो क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा, और भी जल्दी, वो तो फिर यहाँ आंसर ही आ गया फिर तो आपका। लेकिन अगर, क्योंकि फिर तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन हो ही जाती, पर ये एक्चुअली अभी हमको पता चला है कि ये एक्चुअली गलत है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और करें, चलो एक और सवाल करते हैं। आप चाहो तो 1 मिनट, अगर मैंने यहाँ पे 30 न्यूटन की फोर्स लगाई
और यहाँ नीचे 15 न्यूटन की फोर्स लगा दी, ठीक है। अब आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं और फिर अपन करते हैं इसको सॉल्व, करते क्वेश्चन आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलो शुरू करूं। अगर आप अभी तक देख रहे हो इसका मतलब या तो आप अटेम्प्ट कर चुके हो या फिर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हो। हाँ बस नहीं, पिक्चर दिखा लो, है पिक्चरों की तरह देख लो सारा का सारा काम, जैसे वेब सीरीज चल रही है। अरे सर ब्रिंग इट ऑन, अभी हम थोड़ा झपकी मार लें, तब तक आप चलते रहो। पढ़ लो, ठीक है। चलो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एफबीडी बनाएंगे। पहला काम क्या होगा, एफबीडी बनाइए, खुद जान जाइए। आइए एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी में क्या नजर आएगा कि भाई एक तो हो गया ये हमारा 5 किलो का डब्बा, उसके नीचे यहां पर आ गया 10 किलो का डब्बा, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। और मैं लिखना भूल गया था, फिर लिख देता हूं यहां पर। ये जो है ये तो स्मूथ है और ये हो गया म्यू की वैल्यू 0.5, ठीक है। अच्छा वो 5 किलो का डब्बा, ये 10 किलो का डब्बा, जाना फोर्सेस लगाएं जरा इसके ऊपर, कौन सी लगेगी। वर्टिकल फोर्स नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इधर लग गई 30 न्यूटन की, ठीक है। यहां लग जाएगी 15 न्यूटन की फोर्स और क्या है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसकी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है आगे, और इसकी आती 1.5, यानी कि ऊपर वाला ज्यादा तेज भाग रहा होता नीचे वाले के रिलेटिव, तो नीचे वाला भागने वाले को पीछे की तरफ खींचे रखता है। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको यार, अरे बैठो। और ऐसे ही फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, क्योंकि इसने उसको रोका तो इसने इसको आगे चलाया, ठीक है। ये बन गया एफबीडी, पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप, दोनों को एक डब्बा मान लो, कितना किलो का, 15 किलो का डब्बा, 45 न्यूटन की फोर्स। इससे हमें यह समझ में आता है कि दोनों की कंबाइंड एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। बात समझ में आ रही है क्या, कंबाइंड एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है, 45/15, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं, 30 माइनस एफ इज इक्वल टू 30 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि अब मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो 30 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू 3। यहां से सॉल्व किया, एफ की वैल्यू 15 न्यूटन आ गई, बधाई हो। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 15 न्यूटन आ गई है, सिर्फ 15 न्यूटन, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि हम यहां पे स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि भाई साहब एक बात तो निश्चित है, और वो ये है कि मतलब जो फ्रिक्शन है इट इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। फ्रिक्शन की औकात क्या है, फ्रिक्शन की औकात है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। औकात कितनी है, 25 न्यूटन, ठीक है। जबकि यहां पे फ्रिक्शन कितना रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ 15 न्यूटन। और अगर सिर्फ 15 न्यूटन ही रिक्वायर्ड है, इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो स्लिपिंग है वो नहीं होगी, फ्रिक्शन सफल हो जाएगा। और इसका मतलब बस ये 15 न्यूटन ही आंसर हो जाएगा। फिर क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू 15 न्यूटन है और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बस खत्म। समझ में आ गई। अब ऐसे फिर तो कई सारे सवाल है। अब मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, और अगर आ गया है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना ही मेरा उद्देश्य था आपको समझाने का, एंड आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो जल्दी से आप ऐसे ही अगर आपको और सेक्शंस चाहिए तो उस केस में आप सिंपली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो, और दूसरा यहाँ चले जाओ linktr.ee/अनुभव गुप्ता पे, और वहाँ पे जाके आप मेरे बाकी जो मतलब चैनल्स हैं या जो बाकी लिंक्स हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली अगर आपको मुझसे बात करनी है तो यहीं पे आपको मेरा टेलीग्राम का पर्सनल कॉन्टैक्ट मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का पर्सनल कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली जो भी आप चाहें वो मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप भी वहाँ ग्रुप का भी लिंक है इसके अंदर, आप उसको भी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आप पे कोई भी डाउट्स हो वहाँ पे डाल दो एंड दे विल गेट क्लियर्ड, ठीक। चलो, so that should be all for today. I hope you guys enjoyed it and just keep doing your best and keep growing. Thank you. Bye-bye.